हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन, तो उसमें हम लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तो अगली एक्सरसाइज पर पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और मान देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण होते क्या है। त्रिकोणमितीय समीकरण, देखिए ये क्या होता है आपका। तो ये तो किसी अज्ञात कोण के एक या अधिक त्रिकोणमितीय फलनों के साथ समावेश होने पर बने द्विपक्षीय व्यंजक को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो ये आपकी त्रिकोणमितीय समीकरण होती है, यानी जो आपका अज्ञात कोण थीटा होगा वो, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई अज्ञात कोण थीटा है, तो जैसे ये लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये द्विपक्षीय व्यंजक बना हुआ किसी अज्ञात कोण थीटा के लिए, और दो त्रिकोणमितीय फलन है साइन और कॉस। तो इसके समावेश से बने द्विपक्षीय व्यंजक को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो ये होती है त्रिकोणमितीय समीकरण। अब त्रिकोणमितीय समीकरण के मूल, त्रिकोणमितीय समीकरण के मूल या हल कह सकते हैं आप, यानी इसके जो मूल होंगे या हल एक ही चीज है। तो देखिए, इस त्रिकोणमितीय समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं कि लिखे, इसमें यह होता है कि किसी अज्ञात कोण के वे मान जिसके लिए दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण आपकी संतुष्ट होती है, उसे हम उस समीकरण के मूल या हल कहते हैं। जैसे कोई समीकरण आपको दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, जैसे साइन थीटा बराबर आपको 1 दे दिया गया, 1/2 दे दिया गया, साइन थीटा बराबर 1/2 दे दिया गया। तो यहां से थीटा के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो उस समीकरण के मूल या हल कहलाएंगे। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दें, तो ये जो है ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर जो 30 डिग्री है वो इस समीकरण का मूल या हल है। तो ये होता है समीकरण का मूल या हल। तो देखिए, इसको ज्ञात कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या करें, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा हुआ है, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब आपको ये देखना है कि साइन कितने की वैल्यू जो है 1/2 होती, तो वो 30 की वैल्यू होती। दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर 30 डिग्री निकल आएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय समीकरण का जो है मूल या हल। एक ही चीज होते हैं, आप मूल ज्ञात करिए या हल ज्ञात करिए। तो आप आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान। देखिए, ये क्या होता है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के वे हल जो 0 से 2 पाई में स्थित हो, तो उस हल को हम उस त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान कहते हैं। तो ये होता है हमारा मुख्य मान। जो त्रिकोणमितीय समीकरण होगा उसका जो हल होगा, यानी मूल जो होंगे, वो 0 to पाई के बीच में अगर है तो वो उसका जो है वो कहलाएगा उसका मुख्य मान। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन, समीकरण है यहाँ पे, फलन नहीं, समीकरण का व्यापक मान। देखिए क्या होते हैं यहां से। देखिए, पहला, जैसे कि आपको दिया गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अगर इस रूप में आपको मिल रहा है तो इसका जो व्यापक मान होगा, व्यापक मान, वो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये जो होगा वो इस कंडीशन के लिए इसका व्यापक मान होगा। दूसरा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा आपको मिल रहा है, तो इसका जो व्यापक मान होगा वो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जो होगा वो आपका इसका व्यापक हल हो जाएगा। फिर तीसरा tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये दिया गया है, तो यहां से जो थीटा का व्यापक मान होगा वो आपका हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। और एक चीज, जहां अल्फा जो है, जहां n जो है वो बिलोंग करता है आई मतलब कोई आपका ये पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा यहाँ से। तो ये जो वैल्यू होगी थीटा बराबर n पाई। तो ये हो गए इसके त्रिकोणमितीय संबंधित, अगर साइन बराबर साइन यानी सेम वैल्यू दी गई हो। और यदि जैसे अगर आपको दिया है साइन थीटा,
बराबर 0 दिया गया है, तो इसके लिए जो थीटा का व्यापक मान होगा वो n पाई हो जाएगा। और जहां n जो है वो सभी में जो है वो एक पूर्णांक है, और यदि cos थीटा बराबर आपको 0 दिया है तो इसका जो व्यापक मान होगा वो 2n + 1 π/2 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर आपको 0 दिया गया है तो इसका जो व्यापक मान होगा वो हो जाएगा आपका n पाई, जहां n जो है वो आपका कोई पूर्णांक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से ये हो गए 0 बराबर दिया गया हो, साइन बराबर साइन अल्फा, कॉस बराबर कॉस अल्फा, और tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया गया हो, तो इससे संबंधित। अब देखिए इनके वर्गों का अगर वर्ग दिया हो जैसे, तो देखिए जैसे वर्ग वाले दिए हैं आपको, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो देखिए यहाँ पर जो थीटा का व्यापक मान होगा वो आपका हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। और दूसरा जो आपको दिया गया होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगी। और तीसरा जो दिया गया है आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए भी जो वैल्यू होगी वो n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। यानी स्क्वायर होने पर तीनों का सेम जो है वो व्यापक मान होगा। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित कुछ व्यापक मान। और एक चीज, अगर आपको जो त्रिकोणमितीय समीकरण दी गई है वो अगर साइन कॉस और tan के अतिरिक्त दी गई है, जैसे सेक कॉट और कॉसेक में दी गई, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको साइन कॉस या tan जिसमें कन्वर्ट होने वाला है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपको व्यापक मान बताए गए हैं उनकी सहायता से आप उनका व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें करना क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों का मुख्य तथा व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है tan x बराबर √3। अब देखिए मुख्य मान और व्यापक मान क्या होते हैं। मुख्य मान मैंने आपको यह बताया कि थीटा के वे मान जो 0 2 पाई के बीच में स्थित होने चाहिए। तो यहां से देखिएगा, अगर हम देखें तो tan x बराबर, ये tan भाई वैल्यू होती है आपकी, इसको लिख लीजिएगा एक बार, प्रश्न है आपका चूंकि, फिर यहां से लिखेंगे tan x। अगर हम देखें तो ये tan 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री, यानी tan x बराबर आ जाएगा tan, इसको रेडियन में चेंज करें तो π/3 हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा π/3। एक तो ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 0 से 2 पाई यानी 0 से लेकर 360 के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की वैल्यू जो है वो आपकी √3 होती हो। तो यहां से एक चीज ये देखिए, चूंकि tan x बराबर √3 यानी tan x बराबर, अगर हम देखें इसको लिखें तो tan पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 अगर देखें तो इसका मान निकाले अगर हम तो कितना हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा बराबर, तो tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, tan π/3 आ जाएगा 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू जो होगी वो √3 हो जाएगी। यानी इसको अगर हम लिखें तो tan जोड़ दीजिएगा, ये 3 पाई प्लस π/3 हो जाएगा tan x बराबर। तो यहां से मिलेगा आपको tan x बराबर, ये हो जाएगा tan 3 π/4, ये मिल जाएगा 3 π/4। तो इसको जब तुलना करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा, 3 π/4 नहीं मिलेगा, यहां से जब जोड़ेंगे तो 4 π/3 मिल जाएगा, 4 π/3। तो ये हो गया। और देखिए अब क्या किसी और की वैल्यू होती है भाई, अगर जैसे हम π/3 माइनस करें तो दूसरे चतुर्थांश में लौट जाएंगे, माइनस √3 हो जाएगा। और जैसे हम देखें तो यहां से लिखेंगे अतः समीकरण के मुख्य मान वो आपके हो जाएंगे, एक π/3 और दूसरा 4 π/3, ये दो मुख्य मान हो जाएंगे आपके। ये हो गया आपका मुख्य मान। अब देखिए यहां से व्यापक मान, भाई व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये लिया हुआ है आपको tan x बराबर √3। तो देखिए tan x बराबर √3 दिया है, तो tan कितनी की वैल्यू भाई √3 होती है, तो यहां से लिखेंगे tan π/3 की, इसकी वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, tan π/3 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। तो तुलना कर दीजिए। अब देखिए tan बराबर tan आ गया, तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, तो फिर तो यहां से सूत्र जो होगा, थीटा वहां थीटा होता था और यहाँ x होगा, तो यहां से ऐसे लिख दीजिए, चूंकि थीटा बराबर आपका होता है इसका व्यापक, भाई tan बराबर आया tan दिया हो, tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया हो, तो उसके लिए जो व्यापक मान होता है वो आपका होता है n पाई प्लस अल्फा,
ये होती है कंडीशन। तो यहाँ से थीटा के स्थान पे x दिया है और अल्फा की वैल्यू जो है वो आपकी π/3 दी गई। तो ये आपका हो जाएगा इसका व्यापक मान, व्यापक मान। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसका व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है sec x बराबर 2 दिया गया। अब देखिए इसका मुख्य मान निकालना है, तो मुख्य लिख लीजिए इससे पहले मुख्य मान। देखिए मुख्य मान क्या होगा, चूंकि sec x बराबर 2 दिया तो sec कितने की वैल्यू भाई 2 होती है। तो sec x अगर हम देखें तो sec 60 की वैल्यू यानी π/3 की वैल्यू। भाई cos 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2। तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां से x बराबर आपको मिलेगा π/3। फिर चूंकि दूसरी वैल्यू जो है इसकी क्या होगी, दूसरी वैल्यू अगर हम देखें तो भाई पहले में पॉजिटिव होता, पहले में जाना नहीं है इसको, दूसरे सेक निगेटिव, तीसरे में सेक निगेटिव, चौथे में अगर हम पहुंचे तो चौथे में अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं सेक 2π माइनस, भाई चौथे में पहुंचेंगे तो 2π माइनस π/3 कर दें तो सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू वही हो जाएगी। तो यहां से सेक एक्स बराबर लिखेंगे तो सेक ये कितना बन जाएगा, इसको हल कर लें अगर तो 2 तिहाई 6 पाई माइनस π/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा सेक एक्स बराबर वो सेक 5π/3 यानी एक्स बराबर जो मिलेगा वो 5π/3 मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके व्यापक मान, मुख्य मान। अतः मुख्य मान बराबर हो जाएगा आपका π/3 या 5π/3, ये दो हो जाएंगे। अब देखिए इसका व्यापक मान आपको ज्ञात करना है, व्यापक मान। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये दिया गया है आपको सेक एक्स बराबर 2 दिया है। तो इसको हम अगर लिखें तो लिख सकते हैं 1/cos x बराबर 2। तो 2 को इधर भेज दीजिए, cos x को उधर भेज दीजिए, तो 1/2 बराबर हो जाएगा आपका cos x। भाई 2 बटे में आ गया, cos उधर चला गया, यानी cos x बराबर आपको मिलेगा 1/2। अब cos कितने की वैल्यू जो है 1/2 होती है भाई, तो cos अगर हम देखें तो भाई cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू π/3 मतलब cos 60। अब देखिए cos x बराबर cos थीटा बराबर cos अल्फा का रो मिल गया। तो यहां से इसका जो व्यापक मान होगा, क्योंकि थीटा बराबर आपका होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहां से हो जाएगा भाई थीटा के स्थान पे x हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिलेगा 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के स्थान पे दिया है π/3। तो ये आपका जो है इसका मुख्य मान हो, व्यापक मान हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी समीकरण दिया गया हो उसका बड़ी आसानी से व्यापक मान और मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी स्क्रीन पे है, उसे आपको ही करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से जो क्वेश्चन अगला आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको ये दिया गया है कि cosec x बराबर -2। अब देखिए cosec कितने की वैल्यू जो है वो माइनस की होती है। भाई देखिए cosec पहले में तो पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, ये हो नहीं सकता है। तो cos तीसरे पे चले जाएगा, तो cosec तीसरे पर, अगर तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तभी निगेटिव हो सकता है, चौथे में जाएंगे तब निगेटिव हो पाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये cosec, यहां से लिख लीजिएगा पहले कि मुख्य मान, तो मुख्य मान देखिए क्या होगा इसका, इसको अगर लिखे तो cosec x बराबर आएगा -2। देखिए -2 जो है वो cosec किस चतुर्थांश, देखिए पहले में प्लस होगा, दूसरे में प्लस होगा, तीसरे में माइनस होगा। और एक चीज ये देखिए कि cosec की जो वैल्यू है -2 वो कितनी होगी, यानी -2 जो होता है वो π/6 की वैल्यू, यानी 30 डिग्री की वैल्यू जो है 2 होती है cosec की। अब माइनस जो होना है वो 180 के बाद जाएंगे, तो 180 में आप 30 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका cosec x बराबर, अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं cosec पाई प्लस, देखिए 2 जो है वो कितने 30 डिग्री की वैल्यू, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2 होती है। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। तो वो अब भाई पहले में प्लस, दूसरे में प्लस, तो तीसरे में जब जाएंगे तो 180 उसमें जोड़ दीजिए 30 में, तो ये हो जाएगा आपका π/6। तो यहां से जो मिलेगा आपको वो मिलेगा cosec x बराबर cosec, तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस π/6। तो यहां से जो मिलेगा आपको cosec x बराबर cosec, ये हो जाएगा 7 π/6।
तुलना कर दीजिएगा तो x बराबर यहाँ से 7 पाई बाई 6 मिलेगा। फिर चूंकि कॉसेक, अब देखिएगा कॉसेक -2, अब और किसकी वैल्यू होती है, तो चौथे चतुर्थांश में भी कॉसेक माइनस का होता है। तो चौथे में जाने के लिए 2 पाई से माइनस करिएगा, ना कि आप जो है 3 पाई बाई 2 से मत ओपन जाइएगा, ऊपर नहीं जाना है, पाई बाई 2 से नीचे आना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे आप, कॉसेक x, अब देखिए 30 की होती है तो इसमें से क्या करेंगे 2 पाई से माइनस कर देना है, प्लस कर देंगे तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 6 कर देना है आपको। तो यहां से जो मिलेगा वो हो जाएगा कॉसेक x बराबर कॉसेक, अब देखिए 6 दूनी 12 पाई माइनस का पाई बटे 6 हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी कॉसेक x बराबर कॉसेक 11 पाई बटे 6। तो यहां से जब तुलना करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको x बराबर 11 पाई बटे 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी हो गई x की, यहां से भी और ये, तो 2 मान आपके निकल आए। तो मुख्य मान, अतः समीकरण के मुख्य मान ये जो है वो आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 6 और दूसरा जो है 11 पाई बाई 6। ये वैल्यू जो होगी वो आपके इसके मुख्य मान हो जाएंगे। अब देखिए मुख्य मान एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, सबसे पहले प्लस दिया हो या माइनस। अब आप पहले जैसे माइनस दिया तो अब ये देखिए कि 2 किसकी वैल्यू है भाई, तो 2 है 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। जब 2 हो गई, अब देखिए भाई कॉसेक जो है वो पहले और दूसरे में तो प्लस होता है, तो तीसरे में माइनस होता है। तो तीसरे में जाने के लिए 180 में आप उतना ही जोड़ दीजिए, वो माइनस हो जाएगा। तो पाई में 180 और जितने वैल्यू होती वो जोड़ दिया गया, तो पहला मान। अब देखिए और किस चतुर्थांश में माइनस होता है, तो चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है। तो भाई होती तो 30 की ही वैल्यू है ये, तो चौथे में -2 लाना, तो इसके लिए क्या करना है 2 पाई से यानी 360 से उतना माइनस कर दिए, जो आना है वो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका मुख्य मान। अब देखिए व्यापक मान, व्यापक मान के लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए चूंकि आपको दिया गया है कॉसेक x बराबर -2, इसको कन्वर्ट करिए आप, साइन मिलाइए, तो 1/sin x बराबर हो जाएगा -2। तो यहां से इसको इधर भेज दीजिए, तो sin x बराबर आएगा -1/2। अब देखिए जैसे भाई कॉसेक होता है उसी प्रकार साइन होता है, तो पहले और दूसरे में प्लस, तो तीसरे में वैल्यू जाएगी। तो इसमें भाई क्या लिखेंगे हम कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x बराबर साइन 7 पाई बाई 6। अब देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ गया, तो इसके लिए जिसका जो व्यापक मान होता है, जो कि थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। तो यहां से थीटा के स्थान पे x है, इसलिए x बराबर आ जाएगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू 7 पाई बाई 6। तो ये जो होगा वो इस समीकरण का व्यापक मान हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मुख्य मान और व्यापक मान। व्यापक मान हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, जो हमारा था चौथा वो कंप्लीट हुआ। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है वो cos 4x बराबर cos 2x दिया है। देखिएगा 5 cos 4x बराबर cos 2x दिया है, ये दिया है। तो यहां से एक चीज देखिएगा, चूंकि हल है यहां से cos 4x बराबर cos 2x दिया है। अब यहां से भाई cos x बराबर cos अल्फा, भाई ये कंडीशन होती है, यदि cos थीटा बराबर आपको cos अल्फा दिया होता था तो थीटा बराबर आपका सूत्र होता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये कंडीशन होती थी। तो यहां से अगर हम देखें तो भाई है तो वही कंडीशन, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, कोई विशेष समस्या नहीं है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 4x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब हो जाएगा 2x, ये हो गया। अब एक बार आप प्लस चिन्ह ले लीजिए, तो प्लस चिन्ह लेने पर, अब भाई एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, इसको इधर ले आइए, तो 4x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 2n पाई, ये बचेगा आपका, तो यहां से बचेगा 2x बराबर 2n पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपका n पाई मिल जाएगा। एक तो ये मिल गया। फिर पुनः माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए इसका, जब माइनस चिन्ह लेंगे यहां से इसका देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 2n पाई, माइनस का 2x हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो आ जाएगा 4x प्लस का 2x बराबर का 2n पाई।
तो यहाँ से मिलेगा आपको 6x बराबर 2n पाई। तो x बराबर आपको मिलेगा, इसको उधर भेज दीजिएगा तो 2n पाई अपॉन 6, 2 3 6 हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा n पाई बाई 3। तो इस समीकरण का व्यापक मान ज्ञात करना था या व्यापक हल ज्ञात करना है, बात एक ही है, चाहे व्यापक मान क्या या व्यापक हल। तो यहां से लिखेंगे अतः समीकरण के व्यापक हल। अब व्यापक हल उसने ज्ञात करने को कहा है, इसलिए इसका व्यापक हल जो बनेगा वो x बराबर 2 वैल्यू आ गई, एक तो आई n पाई और दूसरी आ गई n पाई बाई 3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहां से ये कंडीशन बन गई आपकी, जो इसका व्यापक मान था वो आपका आ गया x। व्यापक मान व्यापक हल कहे या मूल कहे वो एक ही चीज होती है। तो ये हो गया आपका व्यापक हल। तो इस तरीके से जो भी समीकरण दिया गया उसको व्यापक हल हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा अब इसमें क्या करना है, इन यहां से चूंकि आपको दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। देखिए इसमें cos c प्लस cos d का सूत्र लगा दीजिए, तो 2 cos c माइनस dy 2 इंटू c प्लस dy 2 इंटू cos c माइनस dy 2 ये हो जाएगा, माइनस cos 2x बराबर 0। तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा cos 4x अपान 2 इंटू cos 2x अपान 2 माइनस cos 2x बराबर 0। तो यहां से देखिए ये कट जाएगा और ये यहां से कैंसिल, तो हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो cos 2x भाई कॉमन है, तो cos 2x कॉमन ले लीजिएगा, ये बचेगा आपका 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ से एक चीज ये देखिए भाई, जैसे हम लोग समीकरण गुणनखंड करते थे, एक बार इसको 0 के बराबर फिर इसको 0 के बराबर करते थे, वही करना है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका मान या इसका मान या इन दोनों का मान 0 होगा, तभी इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 हो सकता है। यहाँ से देखिएगा लिखेंगे चूंकि cos 2x बराबर 0। देखिए जो मैंने सूत्र आपको बताया था कि cos x बराबर अगर 0 दिया हो या cos थीटा बराबर 0 दिया हो, उसके लिए थीटा की वैल्यू जो होती है यानी व्यापक मान जो होता है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। तो वही चीज यहां से लिखेंगे हम 2x बराबर 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 2, 2 को उधर भेज दीजिएगा तो x बराबर 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी। फिर दूसरी पुनः, अब देखिए पुनः ये वैल्यू जो है आपकी 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से cos x बराबर जो आएगा वो 1 अपान 2 आ जाएगा। देखिए cos x कितने की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 होती है, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 60 मतलब अगर हम लिखें तो पाई बाई 3। तो यहाँ से इसका जो व्यापक मान होगा भाई cos x बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए तो थीटा बराबर हमने सूत्र बताया था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 3। तो ये हो गया इसका व्यापक हल। तो यहाँ से लिखेंगे अतः व्यापक हल x बराबर एक हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और दूसरा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये जो है वो इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 नंबर क्वेश्चन था आपका, वो कंप्लीट हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको दिया है भाई, 6 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है, उसे आपको करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। तो देखिए यहाँ से क्या करना है हमको, sec स्क्वायर 2x का फार्मूला ओपन कर दीजिए, यानी sec स्क्वायर x बराबर जो होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो उस रूप में इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका sec स्क्वायर थीटा होता है, इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए सबको इधर ले आइए आप, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x ये माइनस हो जाएगा और प्लस tan 2x बराबर 0 होगा। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा आपका tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर 2x और tan 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका tan 2x और प्लस का यहाँ से 1 बच जाएगा, बराबर 0 होगा। फिर चूंकि tan 2x बराबर 0, यदि लिखिएगा चूंकि नहीं, यदि tan 2x बराबर 0, अब इसके लिए जो व्यापक मान मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर 0 हो, तो थीटा बराबर आपका जो होता है वो n पाई होता है।
तो ये हो जाएगा, तो x बराबर यहां से आएगा n पाई अपॉन 2 आ जाएगा। एक तो ये हो गई, फिर पुनः ये आदि। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दिया है कि tan 2x बराबर आपको दिया है, सॉरी tan 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से tan 2x बराबर जो मिलेगा वो -1 मिलेगा। अब एक चीज ये देखिए कि -1 भाई tan अगर हम देखें, tan पहले में पॉजिटिव होता, दूसरे में भी पॉजिटिव होता, लेकिन दूसरे में आने के लिए हमको 90 से माइनस करना होगा, तो ये tan कन्वर्ट हो जाएगा। और भाई यहां से अब देखिए तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, तो यहां से अगर हम देखें तो tan 2x बराबर अगर लिखें तो tan भाई कितने की वैल्यू एक होती है, tan 45 की एक होती है। तो 180 में आप माइनस कर दीजिए π/4 को। भाई 180 से माइनस कर सकेंगे तभी tan में ही रहेगा, अन्यथा कॉर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो 180 से जब माइनस करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में tan जो होते हैं वो निगेटिव होता है। तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी tan 2x बराबर tan 4 माइनस π/4 हो जाएगा, यानी यहां से आपको मिलेगा tan 2x बराबर tan 3π/4, ये कंडीशन हो जाएगी। फिर यहां से अब देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फा के लिए जो सूत्र मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा, सॉरी n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो है वो आपको दिया है 3π/4, इसको उधर भेज दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा n π/2 और प्लस 3π/8, 2 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां से व्यापक मान जो आपको मिले, अतः व्यापक हल x बराबर जो आपको मिला वो n π/2 मिला, और दूसरा जो मिला वो n π/2 प्लस 3π/8 मिल गया। तो ये हो गया हमारे आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसमें एक चीज और पुनः समझा दे रहे हैं आपको कि जैसे अगर कोई वैल्यू माइनस में आई, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो माइनस के साथ वैल्यू लिखी वो कितने की होती है उसके। तो वहां से आप ये देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो tan 45 की वैल्यू जो है 1 होती, जो रूप इधर है वही रूप इधर होना चाहिए, और वैल्यू कन्वर्ट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से π/2 प्लस π/4 कर देते तो वैल्यू कॉट में बदल जाती। तो यहां से इसलिए अब देखिए भाई 45, अब -45, अब क्या करना है ये देखना किस चतुर्थांश में माइनस होते हैं। तो दूसरे में माइनस होता है और चौथे में माइनस होता है। तो सबसे पहले उसका जो व्यापक मान निकालने के लिए न्यूनतम मान लिया जाता है उसका। तो यहां से क्या करेंगे, हम इसको हम दूसरे चतुर्थांश में लाएंगे। तो tan कब परिवर्तित नहीं होता, जब 180 या 270 होता तभी परिवर्तित नहीं होता है। तो tan यहां से लिखेंगे पाई माइनस π/4, तभी भाई ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा। अन्यथा जो है वो अगर प्लस कर देंगे तो तीसरे पहुंच जाएगा, उसमें तो पॉजिटिव होता ही होता है, तो -1 वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। तो यहां से पाई माइनस π/4 करें तो tan 180 माइनस थीटा और माइनस tan थीटा होता, tan थीटा में π/4 -1 वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए लेकिन हमको करना क्या है भाई, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें अगर हम इसको हल कर लें तो ये आ जाता 3π/4, 3π/4 का मतलब हो गया tan 135, और tan 135 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो यहां से इसके लिए व्यापक मान का जो सूत्र होता है उस सूत्र का प्रयोग कर दीजिएगा। यहां से आपका सूत्र होता है चूंकि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, ये कंडीशन होती है आपकी, इसमें इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहां से जो है आपको बड़ी आसानी से ये वैल्यू मिल गई। और यहां से अगर हम देखें तो इसमें जो वैल्यू होती है वो थीटा बराबर n पाई होती है। अगर 0 वैल्यू होती है tan के बराबर तो इसमें इस वैल्यू का प्रयोग कर दिया। अब थीटा के स्थान पे 2x है तो इधर 2x रहेगा, x बराबर n/2 हो जाए। वही कंडीशन थीटा के स्थान पे 2x था तो 2x रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको, जैसा पिछला क्वेश्चन आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरीके से आपको हल करना है। और अब आपकी स्क्रीन पर भी है तो आप इसको देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।